तो गुड इवनिंग टू ऑल। आपका एक बार फिर से स्वागत है स्पेशल लाइव क्लासेस जीएसएसपी और आरआरबी के लिए। तो कंक्लूजन ऑफ टू क्लासेस जो पहले हुई हैं, तो उसमें आपने जो पेपर लिया गया है, एक सेशन में हमने साइकेट्रिक पढ़ा था, एक सेशन में हम कम्युनिटी पढ़ा है, और आज के सेशन में जो क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं वो फंडामेंटल। तो जिस पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं इसी तरह से सीक्वेंस यही क्वेश्चन आपके सब आए हैं। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, और मोस्ट ऑफ आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि लेक्चर्स को पूरा देखें। कि बहुत से कैंडिडेट क्या है, ग्रुप में हैं लेकिन कोई उनका वहाँ पे कोई सेंस है नहीं, वो किसी भी तरह से कोई एक्टिविटी या तो ना दिखा रहे हैं जहाँ तक पता है। और काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ऑफ सिर्फ ऐसा है कि भाई ज्वाइन कर लिया है ग्रुप, बस ठीक है, जितना ग्रुप में आ रहा है वो देख रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई एक्टिविटी उनकी है नहीं। एमसीक्यूज भी अपन डालते हैं, उसमें भी मोस्ट ऑफ देखता हूँ मैं 500 स्टूडेंटों में लगभग 20 22 24। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इतने कैंडिडेट जब ग्रुप्स में हैं, वाई आप इतने शॉर्ट काउंट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। किसी भी ग्रुप में जब हम ऐड होते हैं, स्पेशली स्टडी ग्रुप, चाहे आप जहाँ भी ऐड हो, लेकिन वहाँ पे आपको इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं होते हैं तो फिर कोई सेंस नहीं है वहाँ रहने का, कि आप सिर्फ वहाँ एक विजिटर या व्यूअर की तरह नहीं हैं, आप वहाँ इंटरेक्शन होने के लिए वहाँ पे रुके। आप आंसर्स दीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, आप इंटरेक्ट हुई। आप जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है। कि आप अभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिस दिन आप पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, तब भी आपको इंटरेक्शन होना है लाइफ में। अगर आपको कुछ गेन करना है, कुछ सीखना है, नया करना है, तो जब तक आप चुप रहोगे, म्यूटेड रहोगे, स्टीरियोटाइप रहोगे, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सामने वाले पे आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो नहीं रहा है, ठीक है, ना ही आप कोई इफेक्ट डाल रहे हो उसको, पता भी नहीं चलेगा। तो एज ए स्टूडेंट ये मेरे अकॉर्डिंग एडवाइस है आप सबके कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेक्ट हुआ करें, ठीक है। ये आप अपनी पर्सनल लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जैसा आपको बैलेंस करना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इंटरेक्ट होना ज़रूरी है। इंटरेक्ट होने से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के क्लास सेशंस में मोस्ट ऑफ मैंने आपको बताया जैसे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फंडामेंटल से आए हैं। सो कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ, ठीक है। एंड चलते हैं अपन आज के क्वेश्चंस पे। जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो कम्युनिटी का है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा मुझे जल्दी है क्लास कंप्लीट करने की। ठीक है, सो क्लास का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो क्वेश्चन है आपके टीबी के ऊपर, ठीक है। तो टीबी का एक क्वेश्चन है, स्टेनिंग टेक्निक आपसे पूछी गई है जो यूज होती है डायग्नोस टीबी इज नॉन एज। आपसे पूछी गई है कि टीबी में जो एक स्टेनिंग टेक्निक होती है वो कौन सी यूज होती है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम स्टेन, सेकंड है गिमीजा स्टेन, थर्ड है जील नैनसन, एंड फोर्थ है पास। राइट आंसर्स क्या होगा आप कमेंट्स में बताइए मुझे। आंसर भी जल्दी देना अब आप। ओके, बाकियों का आंसर क्या है? देखिए टीबी जो है ना वो टॉपिक ऐसा है, इसको पढ़ के जाना आप। आई एम श्योर कि आपके पेपर में
जरूर मिलना है। बाकी टीबी से ड्रग्स भी इम्पोर्टेंट है, डायग्नोसिस भी इम्पोर्टेंट है, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी इम्पोर्टेंट, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हेतल का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक जो टीबी में यूज होती है वो होती है आपकी जील नेल्सन स्टेन। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। वाई रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। टीबी ट्यूबरकुलोसिस, द कॉजेटिव एजेंट इज, तो पहले देखिए ये होती किसकी वजह से है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है, की वजह से होती है। अब ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये एसिड फास्ट बेसिलाई है। और अगर आपसे पूछे कि कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है इसका, ठीक है, कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है स्पूटम, ठीक है, स्पूटम कल्चर। तो स्पूटम कल्चर में जब आप इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, जील नैल्सन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, दोनों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे टीबी पे स्क्रीनिंग टेस्ट आपसे पूछे तो आपको याद रखना है मॉन्टेक्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, ठीक है। अब मॉन्टेक्स टेस्ट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मॉन्टेक्स टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि इसमें होता क्या है। तो देखिए इसमें जो है ना वो रूट इस्तेमाल होता है इंट्राडर्मल, ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यूज होती है वो होती है 0.1 ml, ठीक है, पीपीडी, ठीक है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। और इसमें क्या होता है फिर स्कैर जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, स्कैर जो फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी डायग्नोसिस फिल की जाती है। जैसे 5 mm है, 10 mm है और 15 mm है, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। इस तरह से इसकी क्राइटेरिया रखा जाता है। स्पेशली आपको याद रखना है कि मॉन्टेक्स टेस्ट जो है वो स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है, जो इंट्राडर्मल रूट से 0.1 ml उसमें प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि HIV पॉजिटिव पेशेंट है और अगर आपने उसका मॉन्टेक्स टेस्ट किया है तो स्केयर फॉर्मेशन उसका कितना होगा, तो 5 ml याद रखना है। इस अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट्स का कॉन्टेक्स्ट टेस्ट के बाद में अगर स्केयर फॉर्मेशन 5 mm होता है तो वो कैंडिडेट टीबी पॉजिटिव होगा, याद रखना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोविन टीबी किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। बोविन टीबी याद रखना है ट्यूबरकुलाई अगर एनिमल्स में लाइक डेट, जैसे मैं आपको बताऊं एनिमल्स में भी आपको याद रखना है लाइक डेट, जैसे कैटल हो गया, ठीक है। तो अगर ये बोविन माइक्रो ट्यूबरकुलाई अगर कैटल्स को इन्फेक्टेड करे और कैटल्स के इन्फेक्टेंस से बाद में, ठीक है, जो ह्यूमंस इन्फेक्शन फैलता है तो फिर वो बोविन टीबी कहलाती है, ठीक है। तो कैटल्स यानी एनिमल के थ्रू ये अगर माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है अब बाय द मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो फिर आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा बोविन टीबी में। मोस्ट ऑफ जो टीबी है वो पल्मोनरी होती है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ जो है वो टीबी कौन सी होती है, पल्मोनरी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लंग्स में कौन सा लोब सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो अपर लोब इफेक्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स, ठीक है। तो ये आप सभी को पता ही होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन में एक बता देता हूँ, इथाम्ब्यूटोल जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थाम्ब्यूटोल जो ड्रग है ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, ठीक है। और बाकी जो रिलेप्स हैं वो सारी बैक्टीरियोसिडिल है, बाकी जो बच गई हैं वो सारी बैक्टीरियोसिडिल है। लाइक दैट रिफार्मसिन हो गया, ठीक है, पायराजिनामाइड हो गया, ठीक है, सेप्टोमाइसिन हो गया, आइसोनाजाइड हो गया, ये आपको याद रखना है, ठीक, ये आपको याद रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फॉर द प्रेगनेंसी, ठीक है, याद रखना है।
क्योंकि ये 8th क्रेनियल जो नर्व है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है, इस वजह से प्रेगनेंसी में इसको नहीं दिया जाता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इथाम्बुटोल पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, यानी आंखों के लिए एक क्या है, अफेक्टेड है। और आंख आंख जो है वो आई से स्टार्ट है, ये भी ई से स्टार्ट है, इसलिए आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, कंपोनेंट ऑफ आरसीएच सेकंड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। आपको बताना है कि आरसीएच सेकंड जो आया था उसमें कौन सा कंपोनेंट जो है वो नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। एक्सेप्ट लगा हुआ है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आरसीएच सेकंड में कौन सा कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं था। राइट ऑप्शंस क्या होंगे, इमरजेंसी ऑब्स्टेट केयर, असेंशियल ऑब्स्टेट केयर, फैमिली प्लानिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम। क्या ऑप्शन नहीं है आरसीएच सेकंड में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कम्युनिटी का। एसेंशियल ऑब्स्टिक केयर, ओके। और आपका भी कॉपी पेस्ट ही हुआ है या फिर सोच के डाला है आपने? एसेंशियल ऑब्स्टिक केयर, ठीक है। बाकी किसी का आंसर है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बाकी कैंडिडेट्स के क्या आंसर हैं? थोड़ा आंसर जल्दी दीजिए क्योंकि इतना ही टाइम आपको पेपर्स में भी मिलेगा। जितना आप डिले करेंगे क्लास ट्यूशन्स उतने ही शॉर्ट होंगे। ठीक है, तो चाहता नहीं हूँ कि टाइम देने के बाद भी आपको कम क्वेश्चन मिले। ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट। क्या ऑप्शन है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सेकंड जो प्लान आया है उसमें क्या ऑप्शंस नहीं था या क्या कंपोनेंट नहीं था, ये आपको पूछा गया है। और अभी तक सही आंसर किसी ने भी नहीं दिया है। ठीक है, नहीं चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्स में चेंज कर पाओगे क्या आप? नहीं नहीं नहीं, चलिए कोई नहीं, सोल्व करते हैं इसको भी। ठीक है, आरसीएच आपको बता देता हूँ। आरसीएच जो है, ठीक है, ये है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, ये पहले क्वेश्चंस पूछा जाता था इनके नाम्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, तो आरसीएच को जिसने रिप्लेस किया था वो है सीएसएसएम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सीएसएसएम क्या है, तो सीएसएसएम का आपको याद रखना है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। ठीक है, सेफ मदरहुड। इसने जो है वो आरसीएच जो है 1 इसको रिप्लेस किया था। ठीक है, अब आरसीएच जो 1 है, आरसीएच जो 1 है ये स्टार्ट हुआ था 1997 में। तो सीएसएसएम कब लॉन्च हुआ? 1997 में, क्योंकि इसने किसको रिप्लेस किया? आरसीएच 1 को। अब जो ऑप्शंस आपका सी है फैमिली प्लानिंग, यही आपका सही है, क्योंकि आरसीएच 1 में जो कंपोनेंट्स थे वो थे फैमिली प्लानिंग, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, लेकिन जब आरसीएच सेकंड आया, ठीक है, आरसीएच सेकंड आया, अब आरसीएच सेकंड कब आया है तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है आरसीएच सेकंड जो आया है वो आया अप्रैल 2005 में।
RCH सेकंड कब आया है? अप्रैल 2005 में। तो RCH सेकंड जब आया ना, इसने क्या करा, जो चीजें RCH 1 में नहीं थी वो चीजें इसने इन्वॉल्व करी। जैसे इमरजेंसी ऑब्स्टिक केयर, ये RCH सेकंड का कंपोनेंट है। असेंशियल ऑब्स्टिक केयर, ये भी RCH सेकंड का कंपोनेंट है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम, ये भी RCH सेकंड का कंपोनेंट। 24/7 डिलीवरी इन द PHC एंड CHC, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि रूरल्स और अर्बन जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे खास ध्यान दिया गया है चाइल्ड और मदर के इसके बारे में, केयर के बारे में, ठीक है, जिससे क्या हो, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो दोनों केसेस हैं वो क्या हो, कम हो सके, ठीक है। खासकर IMR और MMR, इस पे फोकस किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इसी तरह से आया है और इसी तरीके से आगे आएगा, तो आपको याद रखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो CSSM है, जो आपके लिए ध्यान रखने लायक चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो MR पे, वैक्सीनेशन पे है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। MR वैक्सीनेशन कैंपियन फॉर विच एज ग्रुप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंसर कीजिए क्या है। कौन सी एज ग्रुप के लिए MR वैक्सीनेशन जो है वो कैंपियन, जो वैक्सीनेशन कैंप होता है MR का, वो किस एज ग्रुप के लिए स्टार्ट किया गया था? फटाफट आंसर दीजिए, देखो टाइम नहीं लगाना है। 6 मंथ टू 18 मंथ, ये 9 मंथ, ये 9 मंथ, ये और कोई? ठीक है, और कोई? जिन्होंने ए आंसर दिया है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या MR की वैक्सीन 9 मंथ पे ही लगती है? उसने क्या बोला है, विच एज ग्रुप, विच एज ग्रुप, नॉट विच एज, ठीक है ना। इसने ऐसा बोला है आपसे कि फर्स्ट डोज कब दी जाती है, तब आपका आंसर ऑप्शन ए होता है, राइट। लेकिन इसने क्या बोला, MR वैक्सीन कैंपियन इज फॉर विच एज ग्रुप। क्वेश्चन को पकड़ो पहले, मैंने हर बार आपको कहा है, जब भी मैं सेशन लेता हूं मैंने कहा है, स्पेशली जब भी आप अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन में ही राज है आंसर का। इसने क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा आपसे कि फर्स्ट डोज आप MR का कब दोगे, तब राइट आंसर आपका 9 मंथ होता, ठीक है। और जिसने 6 मंथ आंसर दिया है वो तो गलत है, क्योंकि MR की वैक्सीन कभी भी 6 मंथ पे नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी मदर का एंटीबॉडी है जो 9 मंथ तक उसको प्रिवेंट रखता है। तो 6 मंथ पे तो कभी भी MR नहीं दी जाती है। पहली डोज उसको कब दी जाती है, 9 मंथ पे। समझे आप मेरी बात? पहली डोज कब देंगे, 9 मंथ पे देंगे, ठीक है। सो इसको सोल्व करते हैं, देखिए। तो MR वैक्सीनेशन कैंपेन इज फॉर विच एज ग्रुप, तो 9 मंथ मैंने क्या बताया, फर्स्ट डोज देते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। फिर बिटवीन 16 टू 18 मंथ, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपकी सेकेंड डोज आ जाती है। तो एज ग्रुप कौन सा है, 6 मंथ पे आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि मदर की एंटीबॉडीज जो है वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। मदर की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इसलिए 6 मंथ तक अपन नहीं दे सकते हैं। कब देते हैं हम फर्स्ट डोज, 9 मंथ पे देते हैं, ठीक है। तो 9 मंथ से लेके लेस देन 15 ईयर्स तक आप जो है MR वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चला था या चलता है, उसमें मतलब 9 मंथ से लेके आप लेस देन 15 ईयर्स तक MR की वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए मेन क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, आप सभी को पता है, ठीक है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, आप सभी को पता है। और कौन सी है, तो BCG है। अब BCG और MR पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि दोनों ही पाउडर फॉर्म वैक्सीन है।
पहली चीज आप ध्यान रखना है, पाउडर फॉर्म अगर वैक्सीन आपसे पूछ ले तो आप समझ जाना बीसीजी एमआर की बात हो रही है, पहली चीज। दूसरी बात होती है इनकी डाइल्यूएंट पे क्वेश्चंस बनते हैं। डाइल्यूएंट में आपको ध्यान रखना है बीसीजी और एमआर दोनों सोल्व करवा देता हूँ। बीसीजी में आपको याद रखना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी बीसीजी दी जाती है। तो आपको पता है कि जन्म हुए बच्चे को कभी पानी पिलाया जाता है? कभी नहीं। कब पिलाते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो जाए यानी वीनिंग पीरियड आ जाए तब, ठीक है, वो होता है 6 मंथ के बाद में। समझे आप मेरी बात? या 4, ठीक है। तो बीसीजी में हमेशा आप क्या पानी नहीं पिलाते हैं? तो दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो नॉर्मल सलाइन या फिर DW यानी डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पे आप क्या पानी तो पिला नहीं रहे हो तो क्या दोगे? NS। तो याद रखना है बीसीजी में डाइल्यूएंट कौन? NS। अब एमआर कब लगती है? 9 मंथ पे। तो बच्चा कितना हो गया? 9 मंथ का, यानी पानी तो पिला सकते हो आप, तो DW यहाँ पे हो जाएगा ऐड। तो DW इसका डाइल्यूएंट है और बीसीजी का डाइल्यूएंट कौन? NS। समझ गए? तो ये सोल्व हो जाएगा। फिर अगर पाउडर फॉर्म वाइल लाइव वैक्सीन पूछी तो आपके पास में दोनों ऑप्शंस क्लियर है, ठीक है। बीसीजी का रूट कौन सा है? तो आईडी है, याद रखना है। और एमआर का रूट कौन सा है? तो सबक्यूटेनियस है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर आपसे बीसीजी पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि परमानेंट स्क्वायर कौन बनाती है, तो आपको याद रखना है कौन बनाती है? बीसीजी, ठीक है। बीसीजी का फुल फॉर्म ये अब कोई नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप याद रखना है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, कालमेट ग्यूरिन याद रखना है, ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं, अपन मीजल्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो मीजल्स वैक्सीन के बारे में तो सबक्यूटेनियस हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद में बात करें तो याद रखना है, देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। पहले जो प्रोग्राम चलता था ना वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था, ईपीआई। तो ईपीआई में जो मीजल्स थी वो इंक्लूडेड नहीं थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जब आया तब इसको मीजल्स को उसमें क्या किया गया? ऐड किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है अगर ये पूछ लिया जाए तो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। इसके बाद में जिन बच्चों को एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है, या फिर मान लीजिए इम्यूनो सप्रेस है, तो उन बच्चों को एमआर कभी भी नहीं दिया जाता है, याद रखना है। एमआर जो है वो इम्यूनो सप्रेस, समझ गए होंगे आप, जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस होती हो या कम है, कमजोर है, उनको नहीं देते हैं। एलर्जी वालों को नहीं देते हैं, हाइपर सेंसिटिव बंदों को कभी भी ये वैक्सीन नहीं दी जाती। ये बात आपको ध्यान रखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। 6 महीने से पहले भी नहीं देते हैं, ठीक है, यानी 9 मंथ पे ही इसका पहला डोज लगता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकंड डोज, इस बूस्टर डोज कब लगती है? तो 16 to 24 मंथ पे लगती है। इतनी लगती है तो 0.5 ml, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मीजल्स का यहाँ से जितने क्वेश्चंस आपके बनते थे लगभग लगभग सारे आपको बता दिए, ठीक है। और मीजल्स पे तो आपको मैंने पहले ही एक सेशंस में बता दिया, क्वेश्चन बनता है कॉप्लिक स्पॉट, जो आप याद रखना है, वो क्वेश्चंस पे आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए अभी आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client has arrived at recovery room from the surgery which of the following priority assessment। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। क्लाइंट जो है वो आया है रिकवरी रूम में फ्रॉम द सर्जरी, यानी सर्जरी करवा के, यानी केस आपके पास में आ गया है पोस्ट ऑपरेटिव का, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें प्रायोरिटी में आपको कौन सा असेसमेंट करना है, ये आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है कि क्लाइंट को ऑक्सीजन की नीड है, यानी आपको वो चेक करना है या वो असेस करना है। सेकंड ऑप्शन है गैग रिफ्लेक्स आप चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है कि आप वाइटल साइन देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन है कि आप एयरवे देखेंगे पेटिंग के लिए। क्या ऑप्शंस आपका यहाँ पे राइट बैठने वाला?
ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में बैठा ही हुआ है, कहीं से भी आए तो एयरवे पेटेंसी दे ही दो, नहीं? ये दोनों जो आंसर आपने अभी दिए हैं मुझे लास्ट में, इन कैंडिडेटों ने, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? प्रायोरिटी पूछ रहा है। तो पहले बीपी, टेम्परेचर या ये लेना जरूरी है कि बंदे की सांस का सिस्टम देखना जरूरी है कि रेस्पिरेशन उसका चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? सांस लेगा तो आगे कैरी कर पाएगा ना पेशेंट। तो सबसे पहले जरूरी क्या हुआ? इंसान के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? प्रायोरिटी में हमेशा वही चीज आती है। क्या जरूरी है? अभी आपके लिए पढ़ना जरूरी है, पता है ना आपको, 4 दिन के लिए। हाँ, O2 जरूरी है, O2 से मतलब नहीं है, O2 तो जरूरी है, पर O2 लिए मीडियम भी तो चाहिए ना। मीडियम भी बीच में बंद हो रखा है तो O2 का क्या मतलब है? भाई सांस जरूरी है, इंसान नॉर्मली सांस ले पाए वो जरूरी है। सांस लेगा तो ऑक्सीजन जाएगा ना, रास्ता ही बंद है तो कहाँ से ऑक्सीजन जाएगा? या कितनी ऑक्सीजन देते रहो आप, उससे कोई सेंस नहीं है उसका। समझे आप मेरी बात? क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। ठीक है, केस है आपके पास पोस्ट ऑप का, इसका मतलब है कि इसको एनेस्थीसिया दिया गया हुआ है। इसको एनेस्थीसिया दिया गया है। अब एनेस्थीसिया दिया गया है तो एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि वो रेस्पिरेटरी डिकम्प्रेस करता है। और रेस्पिरेटरी डिकम्प्रेस करेगा, ये बंदा आया रिकवरी रूम में, तो रिकवरी रूम में जब एनेस्थीसिया का असर कम होता जाएगा तो बंदे को पेटेंसी में प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि एयर भी पेटेंसी आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टेड अभी कुछ भी नहीं है, सीधा पोस्ट ऑप से और रिकवरी रूम में आया है सीधा। ठीक है, ऑपरेट होने के बाद रिकवरी रूम में आया, तो यहाँ मेन काम क्या हो जाता है एज ए नर्स आपका, कि सबसे पहले आप एयरवे देखेंगे। क्या देखेंगे सबसे पहले? एयरवे देखेंगे। एयरवे अगर इसका क्लियर है देन उसके बाद आप वाइटल साइन देखेंगे। समझे आप मेरी बात? समझ में आया? जब भी हमेशा याद रखना है, किसी भी केस में सर्जरी हुई है और अगर बंदे को पोस्ट ऑप में आया है और अगर उसको ओटी से उसे बाहर लिया गया है तो उसको एनेस्थीसिया दिया गया है, तो एनेस्थीसिया दिया है तो रेस्पिरेशन उसका डिकम्प्रेस देखने को मिलेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एज ए नर्स आपका क्या काम हो जाता है कि आपको उस बंदे की पहले एयरवे पेटेंसी देखनी है कि वो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, एयरवे पेटेंसी ठीक है, देन आप उसके वाइटल साइन देखोगे। तो सेकंड प्रायोरिटी पे कौन आता है? वाइटल साइन है। थर्ड प्रायोरिटी पे कौन आ जाएंगे फिर? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है आपको पेशेंट का, कि ओरिएंटेशन है कि नहीं है। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है आपको, जीसीएस देखना है, प्यूपिलर रिफ्लेक्स देखना है। ठीक है, ये सब देखना है, कॉन्शियसनेस। फिर आप क्या देखोगे? फिर आप न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर लो या फिर आप यूरिन आउटपुट चेक कर लो, ये सब चीजें फिर आ जाती है आपकी। समझ में आया? तो इस तरह से आपको स्टेपली चलना होता है पोस्ट ऑप के केस में। ये बात आपको खास ध्यान रखनी। तो यहाँ पे प्रायोरिटी के तौर पे आंसर्स आपका पहला कौन सा रहेगा? तो पहला ऑप्शन आपका डी, ये फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड पे फिर आपका रहेगा ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में एलओसी चेक करते हैं अपन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेन रीजन यहाँ कौन है? एनेस्थीसिया। मेन रीजन कौन है? एनेस्थीसिया, याद रखना है। समझ में आया? अभी इतना बड़ा समझाया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत मजेदार है आज के आपके, फंडामेंटल, बेसिक है, नर्स को इतना तो पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो केमिकल मेथड से स्टरलाइज नहीं होता है? ध्यान से पढ़िएगा, एक्सेप्ट लिखा हुआ है लास्ट में। यानी नीचे दिए गए जो पीस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो भी आर्टिकल्स है, वो केमिकल स्टरलाइजेशन मेथड से स्टरलाइज नहीं होता है, वही आपका आंसर है। वही मुझे बताना है आपको क्या है। स्टरलाइजेशन पढ़ के जाना, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का है और वो यहीं से सोल्व हो जाएगा आपका, इसी क्वेश्चन से।
बाकी दूसरे का आंसर देख के तो नहीं लिख रहे हो आप? यहाँ लिख भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, एग्जाम तो आपका। कॉन्फिडेंट रहो अपने क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, चेंज मत। अगर आप सही हैं तो सही हैं फिर। मेरे हंसने से, मेरे कुछ भी रिएक्ट करने से आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप अनकॉन्फिडेंट है, कंफ्यूज है, तो आपका आंसर चेंज हो। चलिए सोल्व करते हैं। आंसर आप सभी के आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है केमिकल मेथड से कौन सी चीज़ स्टेलाइज होती है, लेकिन एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि नहीं होती है। तो एंडोस्कोप होता है, आप सभी को पता है किससे होता है? अल्ट्राल्डिहाइड 2%, यानी एल्डिहाइड सॉल्यूशन। एल्डिहाइड टाइप का जो केमिकल डिसइंफेक्ट है जिसमें आता है गुल्ट्राल्डिहाइड। ठीक है, याद रखना है। अब जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो भी मैं आपको बता दूँ, 2%। ठीक है, इसको बोलते हैं हम साइडेक्स। क्या बोलते हैं? साइडेक्स। याद रखना है एंडोस्कोप। ठीक है, ये इसी से स्टेलाइज होता है। साइडेक्स पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे कि साइडेक्स जो है वो कब चेंज किया जाता है, तो आपको याद रखना है 14 to 15 डेज। ठीक, ये आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद आ जाता है केबल, सीजर्स, ये सब जो है ऑप्शन सी और डी, ये भी सब इससे होती है स्टेलाइज। तो ये स्टेलाइज होती हैं केमिकल मेथड से। लेकिन ऑप्शंस बचा आपका बी, गॉज। गॉज पीस जो है, ये जो है ये किससे स्टेलाइज होता है? तो ये स्टेलाइज होता है आपका ऑटोक्लेव से। किससे स्टेलाइज होता है? ऑटोक्लेव। अब ऑटोक्लेव क्या है? तो ये है साहब मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन मेथड है। किसकी? मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन मेथड है, याद रखना है। कौन सी मेथड है? मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन मेथड। तो भैया ड्राई कौन सी है? ड्राई कौन सी है? तो हीट में याद रखना है दो टाइप होता है। मोइस्ट, मोइस्ट का आंसर कौन है? ऑटोक्लेव। तो ड्राई का कौन होगा? ड्राई का कौन होगा? तो हॉट एयर ओवन। कौन होगा? हॉट एयर ओवन। याद रखना है, हॉट एयर ओवन। तो इसमें क्या होता है? इसमें ग्लास की जो चीजें होती है ना, ग्लास स्लाइड वगैरह, ये सब चीजें क्या होती हैं? स्टेलाइज की जाती। ठीक है, ये बात आपको याद है। फिर आ जाते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जैसे ऑटोक्लेव। तो ये आपके लिए हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं इस पे वो जरूर पूछे जाएंगे, और फिक्स हैं, जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ऑटोक्लेव में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखना है मोइस्ट हीट क्रिस्टलाइजेशन मेथड है ऑटोक्लेव। मेन चीज इससे पूछी जाती है आपसे जो, वो होती है टाइमिंग, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, सो टेम्परेचर आप सभी को पता होना चाहिए कितना है, 121 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरेशन कितना होता है? 15 मिनट। ठीक है, और प्रेशर कितना होता है? तो 15 lbs। याद रखना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये ओल्ड हैं और बहुत बार ये पूछे गए हैं, रिपीटेड होते हैं ऑटोक्लेव के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखने वाली चीज। ठीक है, इसके अलावा ऑटोक्लेव में ओटी के आइटम्स होते हैं, जैसे गाउन हो गए, ग्लव्स हो गए, ड्रेसिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसमें? स्टेलाइज होती है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, रबर के आइटम हो गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, वो इसमें क्या होते हैं? स्टेलाइज होते हैं। ठीक है
ठीक है, चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन और मेरे याद आ गया। एक मेथड और आपसे पूछी जा सकती है बॉइलिंग पे, ठीक है? तो बॉइलिंग मेथड में आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी अगर आपसे हो सकता है किस्मत में आपके और आ जाए। तो बॉइलिंग में आपको याद रखना है कि बॉइलिंग मेथड में कभी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हम क्या नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी शार्पनेस जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये आपको याद है, शार्पनेस जो है वो इसकी खत्म हो जाएगी, इसलिए बॉइलिंग में हम शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं जिनमें शार्पनेस होती है, जैसे सीजर्स वगैरह हो गई, तो ये हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है? और बॉइलिंग का अगर आपसे टेम्परेचर पूछे तो याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरेशन अगर पूछे आपसे तो 10 से 30 मिनट की प्रोसेस होती है बॉइलिंग की, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है जो है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, तो ये आप सभी को पता है कि पास्चुराइजेशन मेथड पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टरलाइजेशन में। इसमें आपको याद रखना है पैकेज फूड आइटम और नॉन पैकेज जो फूड आइटम्स होते हैं, उसके लिए ये मेथड यूज होती है, जो प्रिजर्व करती है फूड आइटम्स जो हैं वो लॉन्ग समय तक यूजेबल हो सके, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर? ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें जो टेम्परेचर ड्यूरेशन होता है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हम यूज करते हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखने वाली चीज़। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है पास्चुराइजेशन में, उसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो होती है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है? लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है? और एक होती है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ये दो मेथड होती हैं पास्चुराइजेशन में, जो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर? तो ये लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम जो पास्चुराइजेशन मेथड होती है, इसको बोलते हैं वेट पास्चुराइजेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेट पास्चुराइजेशन, ठीक है? और ये जो है हाई टेम्परेचर होगा, शॉर्ट टाइम होगा, इसको बोलते हैं फ्लैश पास्चुराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश पास्चुराइजेशन, याद रखना, ठीक है? अब बात करें कि लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, इसका मतलब क्या है? तो यानी ये जो वेट पास्चुराइजेशन मेथड है, इसमें जो टेम्परेचर है वो यूज होने वाला है लो, और लंबे समय तक यूज होगा, जिससे क्या है, जो फूड आइटम जो आप पास्चुराइज कर रहे हैं वो लंबे समय तक यूज हो सके, ठीक है? तो इसमें आपको याद रखना है टेम्परेचर है वो रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस, और यूज करने वाला है, सॉरी, टाइम लगने वाला है 30 मिनट का। ये बात आपको याद रखना है। देखिए, लो टेम्परेचर है और लॉन्ग टाइम तक आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है। और हाई टेम्परेचर जो आपका फ्लैश फ्लैश वाला जो पास्चुराइजेशन है, इसमें आपको याद रखना है 72 डिग्री सेल्सियस तो तापमान रहने वाला है, और यूज आप कितने देर तक करोगे, 15 सेकेंड। यानी जो पास्चुराइजेशन मेथड आपकी चलने वाली है वो 15 सेकेंड तक चलेगी। तो हाई टेम्परेचर यानी 72 डिग्री सेल्सियस, शॉर्ट टाइम यानी 15 सेकेंड, ठीक है? इस तरह से आपका ये स्टेलाइजेशन वाला जो सॉल्व हो गया है। और यहाँ से आपके मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल ही जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, एज ए नर्स आपको इसका आंसर देना ही चाहिए। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा गया है, और ये पूछा गया है किसके ऊपर, कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो इंडिकेट करता है टेम्परेचर को, आपको मुझे ये बताना है डिग्री फ़ारेनहाइट में उसका पैरामीटर कितना होता है। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिए। क्लिनिकल थर्मामीटर में आपसे पूछा गया है कि जो ग्लास थर्मामीटर होता है उसमें फ़ारेनहाइट की रीडिंग कितनी होती है, आपसे इतना पूछा गया है। वैसे देखिए, ये पेपर में जो ऑप्शंस दिए गए हैं एज इट इज़ मैंने उठाए हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चंस में भी करेक्शन है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप वो करेक्शन पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, बस इतना मुझे जानना है। अगर पहचानते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, और नहीं पहचान पाए तो फिर ऑप्शन से आंसर दीजिए। ए, ओके।
बाकी ऑप्शंस तो दीजिए भाई, फटाफट आंसर, इतना टाइम मत लगाइए। बाकियों का आंसर क्या है? हाँ, वेरी गुड। ऑप्शंस में ये ऑप्शन, ये जो आपने लिखा है ये नहीं है। राइट आंसर आपने जो लिखा है वो होगा, ना कि इस ऑप्शन जो लिखे गए हैं वो। हालांकि आपके पेपर्स में करेक्शन होके साथ में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे जो भी लिखे गए हैं वो रॉन्ग है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलर टू मान सकते हो आप इसके, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए माना गया है। ठीक है, बट एग्जैक्ट जो आंसर है वो आपका ये होने वाला है। ये है फ़ारेनहाइट में, और अगर आपको सेल्सियस में पता रखना है तो भी याद रखना है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस, ये जो है ये पैरामीटर आपके क्लिनिकल थर्मामीटर में आता है। आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक होता है बल्ब, एक होता है स्टैम्प। जिसको आप होल्ड करते हो वो होता है स्टैम्प। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं डिसइंफेक्टेंट पे। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग प्रोसेस, ठीक है। ये दो चीजों पे क्वेश्चंस थर्मामीटर पे जरूर बनेंगे और बनते आए हैं। ठीक है, बनते आए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? तो इसके बारे में बात करें तो क्लीनिंग प्रोसेस में आपको देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिफोर टेक टेम्परेचर, बिफोर टेक टेम्परेचर, ठीक है, यानी आप जब टेम्परेचर लेने वाले हैं उससे पहले, उससे पहले जब आपने जहाँ पे डिसइंफेक्टेंट में रखा हुआ था वो पार्ट कौन सा है? बल्ब। तो आपको क्या करना है? बल्ब से लेके स्टैम्प तक क्लीन करना है। कहाँ से? बल्ब से लेके स्टैम्प, यानी बल्ब जो है ठीक है, तो बल्ब से लेके स्टैम्प तक आपको क्लीन करना है जब आप टेम्परेचर लेने वाले हैं। ठीक है, और आफ्टर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आफ्टर टेक टेम्परेचर, तब आप कैसे क्लीन करोगे थर्मामीटर को? तो आपको याद रखना है स्टैम्प टू बल्ब, रिवर्स हो जाना है, फिर आपको स्टैम्प टू बल्ब याद रखना है। स्टैम्प टू बल्ब आपको क्लीन करना है। क्लियर? डिसइंफेक्टेंट की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सो याद रखना है डिटोल। ठीक है, डिटोल पे क्वेश्चंस बन सकता है आप पे, तो डिटोल आपको याद रखना है। डिटोल किस कैटेगरी में है? फिनोल कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो डिटोल में जो रेशो होता है वो रहता है 1:14, 1:14 याद रखना है। और ड्यूरेशन अगर आपसे पूछा जाए कितनी देर में ये डिसइंफेक्ट करता है, तो 5 मिनट। कितनी देर में? 5 मिनट में। सेकेंड ऑप्शन बनता है सेवलॉन का, सेकेंड ऑप्शन बनता है सेवलॉन, तो रेशो रहता है 1:20। कितना रहता है? 1:20। ठीक है, याद रखना है। और ये 5 मिनट, ये भी 5 मिनट में। ठीक है, ठीक है, फिर आ जाता है लाइजोल। लाइजोल जो है वो रेशो रहता है 1:40, लेकिन याद रखना है इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? 3 मिनट। फिर आ जाता है आइसोप्रोपाइल, सॉरी, हाँ वो एक ही बात है, स्पिरिट लिख लीजिए। ठीक है, इसकी इक्विलिटी कितनी आती है? 70%, यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसका जो टाइमिंग है वो 15 से 20 सेकेंड, याद रखना है। ये आपके डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है जो ग्लास थर्मामीटर में यूज होते हैं, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। बाकी टेम्परेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप सभी को आई थिंक पता होगा, 3 रूट होते हैं ज़्यादातर, बेसिकली वही यूज करते हैं, ओरल, एक्जिला और रेक्टल। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिलायबल मेथड कौन सी है टेम्परेचर लेने की, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? रेक्टल। याद रखना है, जो भरोसे वाला, रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसे, जिसपे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सके। रेक्टल जो टेम्परेचर आपने लेंगे वो सबसे रिलायबल होती है। इसका जो थर्मामीटर आता है वो बल्ब से थोड़ा सा कर्व आता है, ये बात आपको याद रखनी है। नॉर्मली उसकी जो रीडिंग होती है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रीडिंग होती है, यानी ओरल से आपको 1 डिग्री ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ओरल का जो रीडिंग है वो आपको कितना है? 98.6 जो नॉर्मल है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेसिक क्वेश्चन है। एगिला का 97 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अच्छे क्वेश्चंस आ गए हैं आपके फंडामेंटल को लेके।
तो विच पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन? आंसर आप दीजिए मुझे, क्या आंसर होने वाला है? पोजीशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अगर 95 भी है तो नियरेस्ट आपका 95 वाला आंसर आप दे सकते हैं। अगर ऑप्शंस, पहले बात तो देखो पेपर में आपका करेक्शन आया होके आएगा, क्योंकि पुराना पेपर है, इसलिए पुराने पेपर में जैसा उन्होंने दिया है एज इट इज़। मैंने पहले ही बोला था पहले सेशन में, मैं उस पेपर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ और ना ही मैं करने वाला हूँ। जैसा क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सेम चीज़ वही मैंने वहाँ से पिक किया है। परफेक्ट है, आपकी बार अच्छा लगा है, सबके आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। राइट आंसर, वेजाइनल एग्जामिनेशन आपसे पूछा गया है, सीधी सी है, ठीक है। देखिए वेजाइनल एग्जामिनेशन हम करते किसके लिए हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, तो लेफ्ट लेटरल, ओवलर, लिथोटोमी और सुपाइन, ठीक है। तो आंसर आपका राइट आंसर है लिथोटोमी सी। अगर आपसे पूछे कंडक्शन ऑफ द डिलीवरी तो आपका आंसर क्या रहेगा, लिथोटोमी, ठीक है। अब आप बात करते हैं पोजीशंस के कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए सबसे बेहतर बनने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सो पहला ऑप्शन आपका दिया लेफ्ट लेटरल, तो लेफ्ट लेटरल पे क्वेश्चन बनता है क्या, लेफ्ट लेटरल पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनिमा। तो आपको याद रखना है इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनिमा किस पोजीशन में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है लेफ्ट लेटरल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रेक्टल एग्जामिनेशन आप किससे करेंगे, तो आपका राइट आंसर लेफ्ट लेटरल रहेगा। लेकिन इनिमा जो है ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। फिर बात करते हैं फोवलर। अब फोवलर में देखिए क्वेश्चंस कहाँ बनेंगे, तो फोवलर कितनी कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में डिवाइड हुई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट लो फोवलर, ठीक है, फिर हो जाती है सेमी फोवलर, ठीक है, फिर हो जाती है फोवलर और फिर हो जाती है हाई फोवलर, ठीक है। इसके बाद में अब आपको याद रखना है एंगल ऑफ डिग्री, ठीक है। क्या याद रखना होता है, एंगल ऑफ डिग्री, और ये किसकी, एच ओ बी, हेड ऑफ बेड का एंगल ऑफ डिग्री आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन दोनों में ही आपको याद रखना है कि कितनी डिग्री पे क्या निकलने वाला है, ठीक है। तो लो फोवलर कितने डिग्री पे होता है, तो याद रखना है 15 से 30 डिग्री एच ओ बी होता है, लेकिन यूजुअली अगर आपसे सिंगल में पूछा जाए राइट आंसर आपका 30 डिग्री, ठीक है। सेमी फोवलर की मैं बात करूं तो 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री, लेकिन यूजुअली आपसे पूछा जाए तो 45 डिग्री एच ओ बी। फोवलर की अपन बात करें तो याद रखना है फोवलर कितना रहता है, तो 60 डिग्री जो है वो रहने वाला यूजुअली। और हाई फोवलर पे आपका आंसर क्या रह जाना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें हेड ऑफ बेड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हेड ऑफ बेड जो है उसको हम इस डिग्री के एंगल पे रखते हैं पेशेंट कंफर्ट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो देखिए किस कौन सी चीज कहाँ पे यूज होने वाली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी लो फोवलर। तो लो फोवलर में आपको ध्यान रखना है कि लो फोवलर जो है वो किसके लिए यूज होती है ठीक है। तो याद रखना है कि लो फोवलर किसके लिए यूज होती है, तो आपको याद रखना है इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी पेशेंट्स का आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो आप लो फोवलर दे सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेमी फोवलर की मैं बात करूं तो ये ज्यादातर कंफर्ट के लिए दी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे भी नहीं गए। फिर आ जाते हैं फोवलर के ऊपर, ठीक है। फोवलर में आपको याद रखना है कि फोवलर जो है वो किस पोजीशन में दी जाती है, तो फोवलर में आपको याद रखना है कि अगर पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रॉब्लम है, जैसे आपको बताऊं सीओपीडी याद रखना है, अस्थमा, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद में एमआई एंड हार्ट फेलियर, ठीक है। तो इन केस में जो पोजीशंस यूज होती है वो होती है आपकी फोवलर पोजीशन यूज होती है, ठीक है।
सीओपीडी और अस्थमा में इसलिए यूज होती है ताकि लंग एक्सपांसन जो है वो ज़्यादा हो सके, और इसी वजह से ये पोजीशन यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, हाई फोवलर पे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है एनजी ट्यूब इंसरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनजी ट्यूब इंसरेशन याद रखना है, हाई फोवलर में दी जाती है। ड्यूरिंग फीड भी आपको क्या रखना है, ड्यूरिंग फीड भी हाई फोवलर रखना होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने वाला, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, पोजिशन के ऊपर बात कर, फिर बाद में बात कर लेते हैं। पॉपुलर हो गया है, लिथोटोमी मैंने आपको बता दिया है, वेजाइनल और डिलीवरी के लिए ली जाती है। ठीक है, एंड बच गई आपकी सुपाइन। सुपाइन पोजीशन जो है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन जो है वो आपको पता है किसके लिए ली जाती है, ज़्यादातर फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, वाइटल साइन असेसमेंट, वाइटल साइन, टेक टेक द वर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड कंफर्ट, एंड कंफर्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पोजीशंस आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, आपसे पूछ सकते हैं नी चेस्ट जो पोजीशन है इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता है इसको हम बोलते हैं जेनोपेक्टोरल। ये क्वेश्चन पर पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है। जेनोपेक्टोरल क्वेश्चन है उसको नी चेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कंफ्यूज, ये बहुत बार हिटिंग क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, बाकी पोजीशंस आप एक बार देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बेस्ट एंटीबायोटिक बतानी है आपको यूटीआई के लिए। चलिए बताइए आंसर क्या रहने वाला है, बेस्ट एंटीबायोटिक क्या होने वाली है यूटीआई के लिए, क्या आंसर रहेगा। ये मत कहना कि सर ये फार्मा का क्वेश्चन, फार्मा का क्वेश्चन हाँ रिलेट टू फार्मा ही करता है, पर यूटीआई तो आपसे पूछा जा सकता है ना, यूटीआई तो पॉपुलर क्वेश्चन है। आंसर्स आप सभी के सही है। बेस्ट एंटीबायोटिक आपसे पूछा गया था फॉर द यूटीआई, यूटीआई क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या मोस्ट कॉमन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, यूटीआई, याद रखना। ठीक है, मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है,
यूटीआई होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यूटीआई के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, तो ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथाजोल, तो सी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं, तो पेनिसिलिन जो है ये आपको पता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स अगर आपसे पेनिसिलिन की पूछे तो याद रखना है हाइपर सेंसिटिव होती है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाइपर सेंसिटिव। फिर बात कर लेते हैं टोब्रामाइसिन, ठीक है, कौन सी ऑप्शन है, टोब्रामाइसिन, तो टोब्रामाइसिन किसके लिए बेस्ट है, तो आई के लिए बेस्ट है, याद रखना है, आई इन्फेक्शन में यूज करते हैं इसको टोब्रामाइसिन को, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और टोब्रामाइसिन जो है, इस पे क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है ये प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को याद रखना, बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है ये क्या कर देती, इनहिबिट कर देती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टोब्रामाइसिन किस क्लास की ग्रुप है ये भी आपको बता देता हूँ, तो ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोब्रामाइसिन जो है वो किस क्लास की ड्रग है, तो आपको याद रखना है अमाइनो ग्लाइकोसिड, अमाइनो ग्लाइकोसिड याद रखना है। फिर आ जाती है आपकी इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, तो ये किस क्लास की ड्रग है, तो ये है मैक्रोलेट्स की ड्रग है, मैक्रोलिड क्लास की ड्रग है। इसके बात करें एमओए के बारे में, तो एमओए इसका सेम है, ये भी प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है, कौन, इरिथ्रोमाइसिन, याद रखना है। ठीक है। और इरिथ्रोमाइसिन जो है वो यूज होती है किसमें, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बात आपको। पेनिसिलिन का अगर आपसे एमओए पूछे, हालांकि एक सोल्ड हो गया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है, इनहिबिट सेल वॉल, आपको याद रखना है, ठीक है? और टोब्रामाइसिन यानी अमाइनो ग्लाइकोसिड और इरिथ्रोमाइसिन यानी मैक्रोलाइड्स, ये दोनों जो हैं ये तो क्या करती हैं, प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान। और ये देखिए जो मैं यूटीआई के लिए आपको बता रहा था सल्फोमेथाजोल, ये सल्फोनामाइड से ये क्या करती है, फोलिक एसिड जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करती है, ये भी आप लिख लीजिए, ये क्या करती है, फोलिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है इनहिबिट करती है, सिंथेसिस को क्या करती हैं, ये इनहिबिट, याद रखना है। और सल्फोनामाइड्स ग्रुप की ड्रग है, ठीक है। आपको बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, टू प्रिवेंट सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ आई मेडिसिन द नर्स शुड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मान लीजिए कि किसी पेशेंट्स में आप आई ड्रॉप डाल रहे हैं, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन से रोकने के लिए नर्स क्या करने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पहला प्रेशर ऑप्शंस जो दिया गया है वो ट्रेगस पे प्रेशर दो, सेकंड दिया गया है लैक्रिमल सैक पे थोड़ा सा प्रेशर दो, थर्ड दिया गया है लैक्रिमल सैक पे इतना प्रेशर दो, फिर फोर्थ बोला गया है कि जेंटली आप रब कर सकते हैं आँख को 1 से 2 मिनट के लिए। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। ध्यान से देखिएगा आंसर्स, क्योंकि इसका ये जो क्वेश्चन है ना बहुत पॉपुलर रहा है और काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देना है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन से आपको रोकना है, होल्ड स्लाइड प्रेशर ऑन लैक्रिमल सैक। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या डिफरेंस है, फिर आपने ऑप्शन बी चूज किया है।
आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपने ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में ऑप्शन बी को प्रायोरिटी दी है, क्यों दी है? और बाकी आंसर दीजिए। वो क्या हुआ? ये हेतल के थंब का मैं कुछ आइडिया नहीं समझ पाया। आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आपने ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में बी को क्यों चुना है? हाँ, तो बिल्कुल, आज का आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शंस को आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो आई मेडिकेशन जब भी आप डालते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इनर कैंथस से लेके जो नोज वाला एरिया है या ओवर द नेजोलैक्रिमल जो सैक होता है वहाँ पे हम कितना प्रेशर देते हैं, स्लाइट प्रेशर देते हैं कितने टाइम तक, 30 सेकेंड टू सेकेंड, ये आपको याद है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो आपकी ये है। सेकंड चीज, आपसे कंफ्यूजन में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अगर आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आई ड्रॉप्स, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि एक पेशेंट है जिसको आई ड्रॉप्स भी डालनी है और आई ऑइंट भी डालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप किसको देने वाले हैं, तो क्या आंसर रहने वाला है आपका, कुछ आइडिया है आपको? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके सामने एक पेशेंट, दो चीजें हैं, आई ड्रॉप्स भी है, आई ऑइंटमेंट भी है, सबसे पहले आप क्या डालने वाले हैं? राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका, आई ड्रॉप्स डालेंगे देन आप आई ऑइंटमेंट डालेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछ ले लोकेशन पूछ ले कहाँ ड्रॉप पुट करनी चाहिए, तो आपको याद रखना है लोअर कंजक्टाइवल सैक, ये आपको याद, कंजक्टाइवल सैक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरफ से इनर कैंथस टू आई कैंथस टू आउटर कैंथस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे यही बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चंस और मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा हिट है, वो है ईयर ड्रॉप्स के ऊपर। बहुत बार पूछा गया है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, ईयर ड्रॉप्स में दो ऑप्शंस होते हैं, वो आपसे सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन। दो ऑप्शंस क्या है, अगर केस आपके पास बिलो 3 ईयर है और अगर केस आपके पास मोर 3 ईयर है। ठीक है, दो केस पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा गया है, पॉपुलर क्वेश्चन है ये ईयर ड्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, याद रखना है कि बिलो 3 ईयर्स का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो पिन्ना को हमें डाउनवर्ड और बैकवर्ड करना होगा, याद रखना है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, और अगर अबोव 3 ईयर यानी केस है, तो आपको याद रखना है अपवर्ड करना होता है एंड बैकवर्ड करना। ठीक है, अब ये तो सबको याद है, लेकिन कंफ्यूज ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये याद कैसे रखा जाए। ठीक है, यहाँ केस किसका है, चाइल्ड का है। ठीक है, और यहाँ केस हो गया बड़ों का हो गया, यानी अपन एडल्ट मान लेते हैं। ठीक है,
तो हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बच्चे जब भी बदमाशी करते हैं ना, तो कान कैसे पकड़ते हैं? नीचे की तरफ पकड़ते हैं, ठीक है? ये बात आपको याद रखना है। ये लाइन अगर आपके दिमाग में रहेगी तो ये कभी गलत नहीं होगा। बच्चों के कान जब भी बदमाशी करते हैं तो कान हमेशा नीचे की तरफ पकड़े जाते हैं, ठीक है? तो डाउनवर्ड हो गया। ये बात आप हमेशा याद रखें। आगे इस ट्रिक से आप कभी भी इस क्वेश्चन गलत नहीं करते, चाहे आपको ये याद रहे या ना रहे, हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? लैक्रिमल जो सैक होता है, ठीक है, तो ऊपर थोड़ा सा स्लाइड प्रेशर दिया जाता है ताकि जो ड्रॉ मेडिकेशंस है उसका सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन से हम क्या कर सकें, प्रिवेंशन कर सकें। ये बात आपको ध्यान रखने वाली चीज़, ठीक है? ये पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि जो भी जब भी आप ड्रॉप डालते हैं तो जो टॉपर्स है ड्रॉपर है वो टच नहीं करना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Pallor, coolness at the skin, and edema at the site of administration are manifestations of IV complications. क्वेश्चन आया आपसे फ्लूइड के ऊपर। फ्लूइड में आपसे क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है, क्या है कि अगर आपने फ्लूइड दिया है और मान लीजिए कि फ्लूइड की जगह पे जहां आपने वेनी पंक्चर किया है, वेन साइड डाला हुआ है, वहां पे अगर पेलर या फिर कूलनेस आपको स्किन फील हो रही है, साथ में एडिमा अगर आपको शो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन साइट के ऊपर, तो आप क्या चीज़ जान जाएंगे कि इसको ये आईवी कॉम्प्लिकेशन हुआ है। बेस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर्स क्या होने वाला है इसका, बताइए। बाकी का आंसर क्या है? देखिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, पता है, आईवी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है? यानी जो आईवी लाइन हम देते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन आया है। काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन से बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और पूछने के रीजंस भी है इसके, ठीक है? तो पेलर और कूलनेस एट द स्किन आपसे पूछा गया है, एडिमा एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है। ये किस चीज़ का साइन है आपको ये पूछा गया है। तो फर्स्ट आ गया टिश्यू नेक्रोसिस। तो आपको पता है कि नेक्रोसिस में क्या होता है, जिस टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई ना हो, न्यूट्रिशन सप्लाई ना हो, ब्लड सप्लाई ना हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, गैंग्रीन, और देन उसके बाद नेक्रोसिस। यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए। फिर ऑप्शन आ जाता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में आइटिस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ केस किस चीज़ का है, इन्फ्लामेशन का। किस चीज़ का है, इन्फ्लामेशन का। तो अब इन्फ्लामेशन के आपको साइन याद होने चाहिए, जैसे रेडनेस, जैसे रेडनेस, फिर पेन, फिर पेन, फिर टेंडरनेस, फिर टेंडरनेस, यहाँ ऐसा कुछ है, फिर वार्मनेस, फिर वार्मनेस। तो यहाँ पे तो कूल है, यहाँ पे वार्म है, ठीक है? पेलर है, यहाँ पे कैसी है, रेडनेस है। यहाँ इडिमा है, यहाँ कैसी है, टेंडरनेस। ये ऑप्शंस यहाँ पे भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब ये हो गया कि जो वेन जिस पंक्चर में आपने लगाया है वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म होने के बाद में जो वेन जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और देन वो रेड कलर की आपको शो होती है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
कि आईवी जो कैनुला होता है ना, आईवी जो कैनुला होते हैं ये आपको याद रखना है, आईवी कैनुला होते हैं या फिर आईवी जो सेट होता है, ठीक है, अगर इनको आप लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो वो इन्फेक्शन का रूप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर ये जो कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है कि आईवी कैनुला और आईवी जो सेट होते हैं शुड बी चेंज, इनको चेंज करना चाहिए। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कितने देर में करना चाहिए, 70 to 96 आवर्स के अंदर, ठीक है, या फिर 3 to 4 डेज, ये आपको याद रखना है। अब बात करें इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन में आपको क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना है, फीवर आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद में इंक्रीज आपको WBC देखने को मिल सकते हैं। फिर आपको पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, ठीक है, पुरुलेंट डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गए फीवर इन्फेक्शन के साइन। अब यहाँ पे देखिए पेलर कूलनेस स्किन आपसे पूछा गया, तो सिंपल कौन सा बच गया, इन्फिल्ट्रेशन, राइट आंसर इज द इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्फिल्ट्रेशन होता कैसे है, क्योंकि वेनी पंक्चर से जो है वो आसपास के साइड स्लाइड क्या होता है, ड्रॉप्ड होता जाता है, वहाँ होने की वजह से वहाँ पे आपको कूलनेस, पेलर, एडिमा जैसे साइन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मान के चले कि दोनों केस, या आप क्वेश्चंस में अगर आपके सामने केस अगर या तो इन्फिल्ट्रेशन है या फिर आपके पास में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, दोनों ही केस में एज ए नर्स आपका पीएनआई क्या होता है, राइट आंसर बताइए मुझे। दोनों केस में अगर आपका पीएनआई क्या होगा, आप क्या करने वाले हैं, ये मुझे बताना है। अगर केस में इन्फिल्ट्रेशन या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए, आप मुझे ये बताइए एज ए नर्स आप क्या करने वाले हैं, क्या आंसर होगा आपका। यही क्वेश्चन ऐसे घूम के ही आएगा आपके एग्जाम में। स्टॉप इन्फ्यूजन चेंज वेन फ्लो, ओके। उस आईवी कैनुला को लगे रहने दोगे आप। क्या करते हैं देखिए, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना है स्टॉप इन्फ्यूजन, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉप इन्फ्यूजन, पहला काम है। दूसरा काम क्या है, चेंज द आईवी फ्लो, चेंज द आईवी फ्लो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्ट्राइल टेक्निक यूज, क्लीन विन करोगे आप, ठीक है। इसके बाद में न्यू कैनुला एडमिनिस्ट्रेशन इन अनोदर आईवी साइट, अनोदर आईवी साइट का मतलब हो गया दूसरे एंड पे। फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको इन्फिल्ट्रेशन या थ्रोम्बोफ्लाइबिटिस हुआ है, इन दोनों ही एक्सट्रीमिटीज को आपको क्या करना है, अपर रखना है, ठीक है, तो ये याद रखना है। कोड कर देते हैं हम एक्सट्रीमिटीज को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। याद रखना है डोंट रब, ये क्वेश्चंस में पूछा गया है, रब नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कोड कर दीजिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चंस अगर आपसे घूम फिर के अगर पूछा जाए तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो चाहिए, ठीक है। चलिए आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहा। What should the be done in order to prevent contaminating of environment bad hacking, ये क्वेश्चन आपका है आज का
बिल्कुल, विल्सन का बैंडेज आप अप्लाई कर सकते हैं। What should be done in order to prevent contaminating of environment in bed making? आपको ये पूछा गया है कि बेड मेकिंग, ठीक है, जब आप प्रोसेस को कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट को कंटामिनेट ना कर पाए आप, तो फिर आप क्या करने वाले? अवॉइड फैनिंग सोइल लिनन, स्ट्रिप्स ऑल लिनन एट द सेम टाइम, फिनिश बोथ साइड एट द सेम टाइम, एम्बरेस सोइल्ड लिनन। देखिए बेसिक क्वेश्चन है ये, तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा ही होगा बेड मेकिंग। ऑप्शंस आप सभी का ए आ रहा है, बिल्कुल। जब आप मेजोरिटी में सही कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है। राइट आंसर है कि कभी भी सोइल्ड लिनन को फैनिंग यानी झाड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान, कि अगर आप बोर्ड में झाड़ने लगोगे तो उसके ऊपर पता है आपको कि कंटामिनेशंस, बैक्टीरिया, इन्फेक्टिव माइक्रोब्स वगैरह सब कुछ है। अगर आप उसको यूं झाड़ोगे पूरे सराउंडिंग में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, वो कंटामिनेशन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है एज ए नर्स कि इसको क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है, ठीक है, इसको फोल्ड किया जाता है। अब तो देखिए बेड मेकिंग का क्वेश्चन आया है, बाकी सब चीज़ सही है, स्ट्रिप्स करना चाहिए और लिनेंस को सेम टाइम में बोथ साइड फिनिश करनी चाहिए, एम्ब्रेस करना, बिल्कुल सब। यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे और थोड़े से क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है कि बेड सीट्स, ठीक है, इसकी आपको साइज पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है 108 मल्टीप्लाई 72 सेंटीमीटर याद रखना है। लेंथ क्या है 108 इतनी होनी चाहिए, विड्थ क्या है 72 होनी चाहिए। एक क्वेश्चन इस पे और बनेगा, वो बनेगा ड्रॉ सीट के ऊपर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ड्रॉ सीट में आपको याद रखना है कितना होना चाहिए, तो 150 से लेके 110, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर है। सेकंड बात करते हैं कि बेड मेकिंग जब अपन करते हैं तो बेड सीट्स को कितने फोल्ड्स करते होते हैं, तो 6 फोल्ड में इसको फोल्डिंग किया, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ड्रॉ सीट को कितने फोल्ड किए जाते हैं, तो 3 फोल्ड किए जाते हैं, ये भी आपको याद। एक क्वेश्चन और आता है जिसका नाम है मैकिन्टॉश, ठीक है, मैकिन्टॉश को कभी भी फोल्ड नहीं करते हैं, ये आपको याद। इसको क्या किया जाता है, रोल किया जाता है। क्या किया जाता है, रोल। रो सीट को हेड एंड से कितना दूर रखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कितना रखते हैं 25 सेंटीमीटर हेड एंड से, और मैकिन्टॉश को कितना रखते हैं 37 सेंटीमीटर दूर रखते हैं अवे, इससे हेड एंड से, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके आज के सेशंस को मैं करता हूँ फिनिश। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हो। आज आपके सेशंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस फंडामेंटल के हैं। नेक्स्ट सेशंस फिर आपका कल होगा शाम को 4 बजे। मिलते हैं नए क्वेश्चंस, नए पेपर और नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ज्वाइन करते रहना, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वेलकम।